हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी ई कॉमर्स कोडिंग नाइटर सीरीज के अंदर आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम अपनी प्रोडक्ट कैटेगरीज को किस तरीके से ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर डैशबोर्ड का पेज देखा था, इंडेक्स का पेज, और आज हम बनाने वाले कैटेगरी का कंट्रोलर और कैटेगरी हम यहाँ पर ऐड किस तरीके से करेंगे वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम जितनी भी चीजें यहाँ पर ऐड कराएंगे तो जब तक हमारे पास फ्रंट एंड कंप्लीट नहीं हो जाएगा, मैं ये बैक एंड की चीजों के अंदर मैं एडिट और डिलीट को नहीं रखूंगा, मैं सिर्फ इंसर्ट आपको दिखाऊंगा ताकि हम जल्दी से जल्दी इसको कवर कर सकें। उसके बाद हम देखेंगे कि अपडेट और डिलीट कैसे होता है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैटेगरी का कंट्रोलर बनाएंगे और कैटेगरी का पेज बनाएंगे, एक फॉर्म बनाएंगे, उसके अंदर हम डेटा को इंसर्ट कराएंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो हमारे पास साइड बार है इसके अंदर काफी सारी लिंक है जो अननेसेसरी है, तो इन सभी को मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। मैं सिर्फ एक ही लिंक रखूंगा जो कि डैशबोर्ड वाली थी, और यहाँ पर डैशबोर्ड वाली लिंक आ रखी है मेरे पास। अभी के लिए कर देते हैं इनको कमेंट, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो सिर्फ यहाँ पर डैशबोर्ड आ रहा है। अब डैशबोर्ड के साथ मुझे यहाँ पर कौन से लिंक चाहिए कैटेगरी को ऐड करने के लिए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कैटेगरी, और इसके बाद जो ये स्पैन लिखा हुआ है यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगा। जब आपको थीम मिलेगी आप इसमें ऑटोमेटिक कर सकते हैं। यहाँ पर एक, तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आ चुकी कैटेगरी। अब जैसे कैटेगरी पे क्लिक करूँ तो कैटेगरी का कंट्रोलर खोले और कंट्रोलर उस पेज को लोड करा दे। तो मैं यहाँ पर इसका हाइपरलिंक रेफरेंस में पास करूंगा कैटेगरी कंट्रोलर। कैटेगरी कंट्रोलर यहाँ पर आ चुका है और उसके अंदर हम यहाँ पर इंडेक्स फंक्शन को कॉल करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर फंक्शन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। तो जैसे हमारे पास ये डैशबोर्ड का कंट्रोलर था, इसी को करता हूँ कॉपी, यहाँ पर करते हैं पेस्ट, और इसका मैं यहाँ पर नाम दे दूंगा कैटेगरी डॉट पीएचपी। तो कैटेगरी का यहाँ पर कंट्रोलर बन चुका है, इसका नाम मैं यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स आ चुका है। अब चलते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, जैसे ही मैं कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर कैटेगरी कंट्रोलर और पेज यहाँ पर खुल चुका है इंडेक्स का। बट हमें यहाँ पर इंडेक्स का पेज नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर कैटेगरी का पेज चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कैटेगरी, करता हूँ रिफ्रेश, तो अब यहाँ पर कैटेगरी का पेज हमें बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स के पेज को ही यहाँ पर हमारे पास हेडर फुटर यहाँ पर इंक्लूड हो रखे हैं, बेस href यहाँ पर सारी चीज़ें आ रखी है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसी को पूरे को कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और इसका मैं यहाँ पर नेम दे दूंगा कैटेगरी डॉट पीएचपी। तो हमारे पास एक कैटेगरी का पेज यहाँ पर बन चुका है। अब इसके अंदर से जो भी चीज़ें थी एक्स्ट्रा वो हम यहाँ से निकाल देते हैं। बस हमें चाहिए यहाँ पर एक ब्लैंक पेज हो ताकि उस ब्लैंक पेज के अंदर हम फॉर्म बना सकें। तो ब्लैंक पेज मुझे यहाँ पर कंप्लीट तो मिलेगा नहीं, तो मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से कुछ काफ़ी सारी चीज़ों को निकाल देता हूँ जो ऊपर मुझे यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, जो कि हमारे पास ये सारी चीज़ें थी, टोटल अर्निंग, टोटल ऑर्डर, ये मुझे नहीं चाहिए। सिर्फ एक ब्लैंक चाहिए मुझे यहाँ पर जिसके अंदर कार्ड हो, कार्ड की बॉडी हो, ये सारी चीज़ें हो। तो ऊपर की यहाँ पर ये रो मैं पूरी डिलीट कर देता हूँ और इसके बाद वाली भी रो हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। फिर आ रहा है कॉलम 7। इस कॉलम को 7 को यहाँ से इसके अंदर का भी जो कॉलम है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। कॉलम को सिर्फ हम कॉलम 6 वाला यहाँ से रख लेते हैं क्योंकि इसके अंदर आ रहा है हमारे पास कार्ड। तो ये जहाँ डिवीजन खत्म हो रही है यहाँ तक हम इसको रख लेते हैं, बाकी सारी चीज़ों को हम यहाँ से कर देंगे डिलीट। हमें यहाँ पर उन फालतू चीज़ों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसका यूज़ नहीं कर रहे। एक बार सेव करता हूँ, चलता हूँ ब्राउज़र पर, रिफ्रेश करता हूँ, कैटेगरी पर आता हूँ तो हमारे पास अभी सिर्फ टेबल आ रहा है और कॉलम आ रही है हमारे पास जो कि आपको दिख रही होगी। सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म को बड़ा कर लेंगे, इस कॉलम को बड़ा कर लेंगे। रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर कॉलम बड़ा हो चुका है। अब जैसे ये कॉलम बड़ा हो चुका है तो हमारे पास इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसकी जगह मुझे यहाँ पर चाहिए फॉर्म। तो पहले तो यहाँ पर ये जो सेल्स स्टैटिस्टिक्स लिखा है इसको हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पर लिख दूंगा कैटेगरी, कैटेगरी आएगी यहाँ पर, चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो कैटेगरी आ चुकी है। अब इसके अंदर मुझे ये सब नहीं चाहिए जो ड्रॉप डाउन वगैरह उसके अंदर लगा हुआ है। हमें यहाँ पर इसके कार्ड की बॉडी के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं वो भी मुझे यहाँ से नहीं चाहिए। टेबल वगैरह जो इसके अंदर आ रखी है, कार्ड की बॉडी, ये सब मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर एक लिंक है व्यू मोर, ये मुझे चाहिए होगा। ये कैटेगरी के मैं लास्ट में यहाँ पर लगा देता हूँ और बाकी सारी चीज़ों को यहाँ से कर देते हैं रिमूव। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आ चुका व्यू मोर कैटेगरी। तो अब ये सारी कैटेगरी देखने के लिए वो होगा व्यू ऑल कैटेगरीज, और या ऐड मोर अगर हमें करनी हो, टेबल के जरिए दिखानी हो मुझे। तो हम यहाँ पर कैटेगरी ऐड कर रहे हैं अभी, तो मैं सिर्फ यहाँ पर फॉर्म बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं फॉर्म ओपन। फॉर्म ओपन के अंदर मैं यहाँ पर करता हूँ फॉर्म अंडरस्कोर क्लोज,
तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्म भी आ चुका है। अब इस फॉर्म के अंदर मैं आपसे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, फॉर्म आ चुका होगा मेरे पास। तो यहाँ पर मेरे पास कार्ड की बॉडी के अंदर फॉर्म आ चुका है। अब अपनी थीम के अंदर से इसका क्या ले लेते हैं, हम फॉर्म ही ले लेते हैं। तो चलते एक बार हमारे htdocs में, मेरे पास ये थीम जहाँ सेव है, और न्यू फोल्डर में आता हूँ मैं। यहाँ पर 5.3 ये हमारे पास थीम है। हम सर्च यहाँ से कर लेते हैं फॉर्म का। तो यहाँ पर अगर फॉर्म बना होगा तो फॉर्म पहले यहाँ पर चेक कर लेते हैं फॉर्म विजार्ड के अंदर। तो हमारे पास ये फॉर्म बना हुआ है। इसी फॉर्म, ये वाला फॉर्म मुझे नहीं चाहिए, एक सिंपल सा फॉर्म चाहिए मुझे। तो इसी थीम के अंदर हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि फॉर्म क्या है मेरे पास। बेसिक एलिमेंट हम चेक कर लेते हैं, सर्च वगैरह इसके अंदर लगी है काफ़ी सारी चीज़ें। ये वाला फॉर्म है यहाँ पर। तो इसी फॉर्म को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, फ्लोटिंग लेबल्स वाले फॉर्म को हम कॉपी कर लेंगे। ये है फॉर्म एलिमेंट्स डॉट HTML से। तो हम यहाँ पर आते हैं फॉर्म एलिमेंट्स और इसको खोल लेते हैं। यहाँ पर इस फॉर्म को सर्च कर लेते हैं फ्लोटिंग लेबल, और इस कार्ड की बॉडी को यहाँ से उठा लेते हैं। इस कार्ड की बॉडी को उठा लेते हैं और इसको डाल देते हैं इस वाली कार्ड की बॉडी में। यहाँ पर सेम आ चुका है। चलते एक बार कैटेगरी के पेज पे। तो हमारे पास ये फॉर्म आ चुका बना बनाया, इसलिए मैंने यहाँ पर थीम का यूज़ करा। अब कोऑर्डिनेटर का फॉर्म लगा लेते हैं इसके अंदर। फॉर्म टैग को हटा के फिर से लगाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर कर देता हूँ फॉर्म अंडरस्कोर ओपन। फॉर्म अंडरस्कोर ओपन हो गया, और यहाँ पर हम कर देंगे फॉर्म अंडरस्कोर क्लोज। फॉर्म अंडरस्कोर क्लोज। चलते एक बार ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ, फॉर्म यहाँ पर आ रहा है। तो जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, अभी ये मेरे पास सबमिट हो रहा है। तो अब ये जो URL बनता है, अगर मैं इसके अंदर कोई एक्शन पास ना करूँ, यहाँ पर कोई कंट्रोलर को पास ना करूँ, तो वो सेम URL पे मुझे हिट कराता है। तो मैंने आपको बताया था जब भी हम इस कोऑर्डिनेटर के सीरीज को आगे करेंगे तो मैं आपको एडवांस चीज़ें भी बताते जाऊँगा, ताकि आपको अलग अलग चीज़ें यहाँ पर नहीं बनानी पड़े। तो अब मुझे यहाँ पर अलग से कोई फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है कि भाई ऐड कैटेगरी का अलग फंक्शन होगा तो वो मैं बनाऊं, और अगर इंडेक्स के पेज को दिखाना मुझे तो मैं कैटेगरी का पेज को दिखाना तो मैं कैटेगरी के लिए यहाँ पर कंडीशन बना। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ एक कंडीशन लगानी है फॉर्म वैलिडेशन वाली, क्योंकि हमें इसके अंदर फॉर्म वैलिडेशन भी तो देना होगा कि कैटेगरी का नेम हो, कैटेगरी की सब कैटेगरी हो यहाँ पर। तो पहले हम इस फॉर्म को डिज़ाइन कर लेते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पर आते हैं और इस फॉर्म ओपन को सबसे पहले आएगा कैटेगरी का नेम। तो यहाँ पर लिखूंगा कैटेगरी नेम। लेबल आ गया कैटेगरी नेम, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लेस होल्डर वगैरह। ये सारी चीज़ें गाइज आपको आती हैं, मैं इस वजह से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी और यहाँ पर जो सीरीज़ है वो जल्दी यहाँ से कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ नेम। इसका नेम क्या होगा, कैटेगरी नेम। देख लेते हैं हमने टेबल में क्या दिया था, कैट अंडरस्कोर नेम। मैं यहाँ पर इसका इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कोऑर्डिनेटर डायरेक्ट यहाँ पर इस नेम के अकॉर्डिंग ले लेता है। तो इसका हम यहाँ पर नाम देंगे कैटेगरी नेम। दूसरी होगी हमारे पास, पहले तो सबसे पहले हमारे पास पेरेंट कैटेगरी आएगी। अगर पेरेंट कैटेगरी नहीं है तो जाके हमारे पास कैटेगरी का नेम आएगा। तो यहाँ से कॉलम को कॉपी करता हूँ और इस कॉलम को मैं कर देता हूँ यहाँ पर पेस्ट। चलते एक बार ब्राउज़र पे इधर आता रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आ चुका मेरे पास। अब ऊपर लिखा हुआ वर्क्स विद सिलेक्ट एरिया लेबल, यहाँ पर लिखा हुआ, कोई मुझे यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। इस वाले लेबल को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पेरेंट कैटेगरी। यहाँ पर होगा इसकी पेरेंट कैटेगरी। जैसे एक के अंदर मैंने आपको बताया था डेस्कटॉप के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पर आ चुका पेरेंट कैटेगरी। तो पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ चुका है। अब आएगी यहाँ पर कैटेगरी का नेम दूसरा, फिर आएगा हमारे पास इसका स्टेटस। इसका स्टेटस भी तो होगा गाइस कि हमें इसे एक्टिव करना है, डीएक्टिव करना है, वो सारी चीज़ें होंगी। एक बार टेबल में देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पर। कैटेगरी आईडी होगी, कैटेगरी का नेम, पेरेंट आईडी, स्टेटस। तो यहाँ पर हम सिर्फ स्टेटस रखेंगे। तो एक और यहाँ पर सिलेक्ट बॉक्स की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ से चलता हूँ, कट करता हूँ इसको। कैटेगरी नेम के बाद मैं यहाँ पर लगा दूंगा स्टेटस। तो यहाँ से अब इसको करते हैं कट। मुझे यहाँ पर और कोई फील्ड्स की रिक्वायर नहीं है। चलते एक बार ब्राउज़र में फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसको मैं क्या बनाऊँगा, स्टेटस। तो ये क्या बन जाएगा कि हमें इसको एक्टिव करनी है या डीएक्टिव करनी है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिलेक्ट, और पहली वैल्यू होती है हमारे पास अगर 0 है तो यहाँ पर क्या होगा, या अगर हमारे पास 1 है तो ये क्या होता है एक्टिव,
अगर ये 0 है तो यहाँ पर हम रखते हैं डीएक्टिव। तो हमारे पास दो चीज़ें आ चुकी है, 1 और 0, और इसका मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ स्टेटस। और ये जो कैटेगरी नेम है इसका नेम है कैट नेम। और ये जो हमारे पास सिलेक्ट होगी पेरेंट कैटेगरी, इसको मैंने वहाँ पर दी थी पेरेंट कैट, शायद मैंने यही नाम दिया था इसका, पेरेंट आईडी दी थी मैंने इसकी, पेरेंट की आईडी। तो एक बार चलते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास ये तीनों चीज़ें आ चुकी कैटेगरी के लिए, पेरेंट कैटेगरी, कैटेगरी का नेम और स्टेटस। तो अब यहाँ पर मुझे जो पेरेंट कैटेगरी है इसके लिए तो कोई वैल्यू है ही नहीं, ये तो सिर्फ सिलेक्ट ही मानेगा क्योंकि अभी तक तो कोई पेरेंट कैटेगरी है ही नहीं। तो यहाँ से मैं पेरेंट कैटेगरी को हटा दूंगा, जो इसके अंदर चीज़ें आएंगी, और इसको मैं कर देता हूँ सिलेक्ट। मैं यहाँ से फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास आ चुका है। अब मैं जैसे ही सबमिट पर क्लिक करूँ तो इसका डेटा यहाँ से एंटर हो जाए। तो इसके लिए हमें फॉर्म वैलिडेशन लगानी पड़ेगी, एक तो स्टेटस पे और कैटेगरी के नेम पे। चलते हैं एक बार फिर से कैटेगरी पे आ जाते हैं, यहाँ पर रूल्स बना लेते हैं, $_this फॉर्म वैलिडेशन सेट रूल्स, सेट अंडरस्कोर रूल्स। और इस रूल्स के अंदर सबसे पहले तो आएगा कैट अंडरस्कोर नेम, कि भाई कैटेगरी नेम आपको डालनी यहाँ पर, तो कैटेगरी का नेम आ गया। इसके अंदर आएगा हमारे पास रिक्वायर और ट्रिम, ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर लगा दिया। सेम आएगा मेरे पास किसके लिए, स्टेटस के लिए, तो स्टेटस भी ऐसे यहाँ पर चेक होएगा, नल तो नहीं है वो, तो स्टेटस चेक होएगा। अब अगर ये फॉर्म वैलिडेशन चल जाती है, अगर दिस फॉर्म वैलिडेशन रन, अगर ये रन करती है तो ये चीज हो, एल्स अदरवाइज वो वापस से उसी पेज को खोल दे। तो हम यहाँ पर अलग अलग फंक्शन नहीं बनाए कि भाई ऐड कैटेगरी का लग जाएगा या उसको दिखाने के लिए यहाँ पर पेज को अलग आएगा। अगर वो वैलिडेशन यहाँ पर परफेक्ट हो रही है, वैलिडेशन उसको कहीं से मिल रही है, तो वो ये काम करेगा, अदरवाइज वो पेज ही दिखाएगा वापस से कैटेगरी का। मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, मैं सबमिट पर क्लिक कर रहा हूँ, वापस से इसने पेज दिखा दिया, बट एरर शो नहीं करे। तो एरर भी हमें यहाँ पर शो कराने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके नीचे फॉर्म एरर लगाऊंगा, फॉर्म अंडरस्कोर एरर, और एरर के अंदर मैं यहाँ पर डाल दूंगा सबसे पहला पेरेंट आईडी हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं करनी है, तो पेरेंट आईडी पर नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर कर देता हूँ कैटेगरी का नेम, ये मुझे चाहिए यहाँ पर कैटेगरी का नेम। ये एक एरर बनेगा यहाँ पर, और दूसरा बनेगा मेरा स्टेटस के लिए, तो यहाँ पर स्टेटस हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो मैं कैटेगरी नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड दोबारा से क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये स्टेटस का है, ये जो है मेरा काम नहीं कर रहा है स्टेटस वाला, इसको चेक कर लेते हैं कि वैल्यू यहाँ पर नल दी गई है नहीं दी गई है। तो मैं यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ नल, तभी यहाँ पर क्या करेगा, क्योंकि काम करेगा, क्योंकि वैल्यू उसको कुछ नल नहीं मिलेगी तो वो काम नहीं करेगा। सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो अब ये दोनों काम मेरे पास कर रहे हैं, द स्टेटस फील्ड इज रिक्वायर्ड और द कैटेगरी फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब अगर मैं यहाँ पर दोनों को डाल देता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पर दिया एक डेस्कटॉप, ये कैटेगरी हो गई है डेस्कटॉप की, और इसको हम करते हैं एक्टिव। सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो अब ये फॉर्म वैलिडेशन की वो इफ वाली कंडीशन के अंदर जा चुका है, अगर वो नहीं होता तो वापस से कैटेगरी को खोल देता। अब मेरे पास ये दोनों वैल्यू आ चुकी है, और ये आई किस में, पोस्ट में आई है, तो मैं यहाँ पर से उससे पोस्ट की वैल्यू यहाँ से ले लेता हूँ, इनपुट का पोस्ट, पोस्ट के अंदर आई, और $this हम एक कैटेगरी का मॉडल क्रिएट करेंगे, यहाँ पर कैटेगरी का मॉडल क्रिएट करेंगे, और इस मॉडल को हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो लोड कराएंगे। तो लोड कराने के लिए मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का भी यूज़ कर सकता हूँ, तो यहाँ पर बनाऊंगा मैं पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर फंक्शन चलाऊंगा मैं, और इसके अंदर आएगा पेरेंट। इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं गाइस, जल्दी इसको वीडियो को मुझे कवर करना है, तो मैं यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो मैं आपको बता चुका हूँ, सिर्फ आपको यहाँ पर यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ से इसका कोड उठा लेता हूँ, पेरेंट कंस्ट्रक्टर वाला। गाइस मैं यहाँ से ले लेता हूँ कंस्ट्रक्टर का फंक्शन,
तो यहाँ से मैं फंक्शन उठा लेता हूँ कंस्ट्रक्टर का और यहाँ पर हम कर देते हैं इसको पेस्ट। यहाँ पर लिख देते हैं पब्लिक कंस्ट्रक्ट और पेरेंट कंस्ट्रक्ट आ चुका है। इसके बाद में यहाँ पर क्या करा लूँगा, लोड करा लूँगा उस मॉडल को। लोड मॉडल, मॉडल का नेम क्या होगा, मॉडल का नेम कैटेगरी मॉडल। तो मैं यहाँ पर कर दूँगा कैटेगरी मॉडल। तो अभी ये हमने मॉडल बनाया नहीं है, एरर हिट करेगा वो। चलते एक बार ब्राउज़र पे रिफ्रेश करूँगा तो बताएगा कि आपका सबसे पहले तो एक एरर है। क्या एरर है पहले इसको देख लेते हैं। एल्स यहाँ पर मुझे कम लग रहा है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर चलते हैं एक बार ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ। अनेबल टू लोकेट द मॉडल यू हैव स्पेसिफाइड, जैसा कि मैंने आपको बताया था एक एरर आएगा, हमने ऐसा कैटेगरी का मॉडल बनाया नहीं अभी। तो चलते हैं होम मॉडल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसका मैं यहाँ पर नाम दे दूंगा कैटेगरी मॉडल डॉट PHP। डिलीट वगैरह अभी हमें यहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए, अपडेट वगैरह, इसको कर देते हैं कमेंट और इसका मैं यहाँ पर नाम दे दूंगा कैटेगरी मॉडल। उसके अंदर एक फंक्शन होगा ऐड डेटा या ऐड कैटेगरी, कुछ भी आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं। तो एडेड ऑन स्टेटस हमारे पास आ ही रहा है। एडेड ऑन सिर्फ चाहिए होगा हमें क्योंकि इस कॉलम के लिए कोई आईडी नहीं है। और एक और चीज़ देनी पड़ेगी कैटेगरी आईडी। कैटेगरी आईडी भी हमारे पास होगी, इसको बाद में मैं आपको बताता हूँ, पहले यहाँ पर आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर पोस्ट से वैल्यू आती है तो हमारे पास मॉडल यहाँ पर आ चुका है, लोड हो चुका है। इस लोड मॉडल से, कैटेगरी मॉडल से मैं यहाँ पर फंक्शन चलाऊँगा ऐड कैटेगरी। तो वहाँ पर ये फंक्शन चलेगा और पोस्ट के थ्रू यहाँ से सारी वैल्यूज़ जाएंगी। कैटेगरी मॉडल में आते हैं, पोस्ट से आ रही है वैल्यू और एडेड ऑन हमारे पास डल जाएगा इंसर्ट इनटू EC कैटेगरी। यहाँ पर हमने शायद यही टेबल बनाया EC कैटेगरी, इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेता हूँ पेस्ट। तो ऐसी यहाँ से वैल्यू चल जाएगी। एडेड ऑन आ रहा है तो जैसे एडेड ऑन आ रहा है हमारे पास कैटेगरी आईडी भी बनानी पड़ेगी क्योंकि वो रैंडम नंबर एक जनरेट करना पड़ेगा हमें। तो empty_rand और यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दे देंगे 1 2 3 4 5 और वैल्यूज़ होंगी इसकी 1 2 3 4 5 9 तक। तो एक बार चलते हैं एक बार ब्राउज़र पे और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर बता रखा है कि टेबल CI के अंदर कैटेगरी EC कैटेगरी डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये बता रहा है कि भाई आपने जो टेबल कनेक्ट डेटाबेस कनेक्ट करा हुआ उसके अंदर ऐसी कोई EC कैटेगरी नाम की टेबल है ही नहीं। तो हम एक बार चलते हैं और डेटाबेस को चेंज कर देते हैं। हमारे पास ये पुराना डेटाबेस कनेक्ट होगा क्योंकि हमने इसी के अंदर कोड इग्नाइटर सीखा। डेटाबेस CI लिखा हुआ है, हमारे पास नया डेटाबेस था ई-कॉमर्स का। चलते हैं इसको सेव कर लेते हैं और मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है। और जैसे ही मैं यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास वो सारा डेटा आ चुका है। तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, parent_id, ये क्या आ रही है, 0 आई है। 0 क्यों आ रही है, एक बार स्ट्रक्चर पे चलते हैं और यहाँ पर पेरेंट की आईडी इंटीजर में थी, इस वजह से 0 आई है। मैं इसको क्या कर लूँगा, टेक्स्ट में दे दूंगा ताकि ये नल आ जाए। चलते हैं यहाँ पर, अब इसको कर देते हैं डिलीट। मैं यहाँ पर करता हूँ रिफ्रेश और यहाँ पर फिर से ब्राउज करता हूँ। तो अब ये सिलेक्ट की वैल्यू आ रही है अगर मैंने यहाँ पर उसको सिलेक्ट करा हुआ है तो यहाँ पर ये कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। एक बार चलते हैं कैटेगरी के पेज पे फिर से आते हैं। यहाँ पर ये कैटेगरी जो पेरेंट कैटेगरी इसकी वैल्यू सिलेक्टेड है तो मैंने यहाँ पर देनी है वैल्यू नल। तो जैसे ही नल वैल्यू आएगी तो वहाँ से नल वैल्यू उठाएगा। एक बार फिर से चलते हैं फॉर्म पे, क्लिक करता हूँ तो फॉर्म आ चुका है। पेरेंट कैटेगरी हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। अब बनाते हैं सबसे पहली कैटेगरी डेस्कटॉप, एक्टिव, सबमिट, ब्राउज पे आते हैं। हमारे पास आ चुका है यहाँ पर पेरेंट आईडी। तो ये अभी भी यहाँ पर नल नहीं आई है। तो अगर ये नल नहीं आ रही है तो इसको वापस से हम इंट भी कर सकते हैं अगर इसको टेस्ट करने पे आ रही है तो जब ये दोनों में ही यहाँ पर इंटीजर में नहीं आ रही है, सॉरी इंटीजर और टेक्स्ट में नहीं आ रही है तो इसको वापस से ही 0 कर देते हैं। तो अगर ये नल है इसके अंदर फिर से ये प्रॉब्लम करेगा गाइस। तो इसकी जगह इसको क्या कर देते हैं, वापस से टेक्स्ट ही कर देते हैं क्योंकि इसको 0 रिक्वायर्ड होएगा ही होएगा। अगर मैं इंटीजर में करूँगा तो टेक्स्ट पे यहाँ से फिर से कर देते हैं और अगर ये ब्लैंक है तो कंडीशन लगा देते हैं इसको नल कर दें। तो यहाँ पर कंडीशन लगेगी कि इफ़ $post के अंदर जो पेरेंट आईडी है, parent_id इक्वल्स टू ब्लैंक, या यहाँ पर हम लगा सकते हैं फंक्शन PHP का empty अगर ये खाली है आ रही है इसकी वैल्यू तो मैं यहाँ पर पोस्ट के पेरेंट की आईडी को क्या कर दूंगा,
नल कर दूंगा। मैं यहाँ पर लिख दूंगा सिर्फ नल। चलते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर आपका पेरेंट आईडी मुझे यहाँ पर करनी है पेरेंट आईडी, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और चाहता हूँ यहाँ पर आता हूँ फिर से। तो यहाँ पर अभी भी ये ब्लैंक वैल्यू नहीं ले रहा है, नल में ये सिलेक्ट नहीं कर रहा है। एक बार वापस से इस ऑपरेशन पे जाते हैं, एम्प्टी करते हैं टेबल को और पेरेंट की आईडी को हम लेते हैं यहाँ पर टेक्स्ट नल मैंने यहाँ पर करा हुआ है, कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं दी है, बट ये फिर भी यहाँ पर इसकी पेरेंट की आईडी को नल नहीं रह रहा है, नल लिखा होना चाहिए, बट यहाँ पर ये ब्लैंक ले रहा है इसको। तो अगर ये ब्लैंक ले ही रहा है तो हमें इस कंडीशन की फिर ज़रूरत है ही नहीं। तो आगे हम दूसरी कंडीशन से इसको चेक करा लेंगे। तो अगर ये डल जा रही है वैल्यू तो यहाँ से रिटर्न कर दे रहा है मुझे ट्रू। तो यहाँ से अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पर कुछ वेरिएबल के अंदर इसकी वैल्यू को हम चेक करा सकते हैं कि भाई ट्रू आ रही है या फॉल्स आ रही है। तो यहाँ पर इफ़ की कंडीशन आएगी, अगर वो ट्रू दे रहा है यहाँ से रिटर्न तो ये हो, एल्स यहाँ पर कुछ और चीज़ यहाँ पर आ जाए। तो हमारे पास हमने क्या सीखा था, सेट फ्लैश डेटा। तो मैं यहाँ पर बना दूंगा वो $_this सेशन, और सेशन के अंदर आएगा यहाँ पर set_flash data, और इसके अंदर मैं एक क्या बनाऊंगा, सक्सेस का मैसेज। सक्सेस मैसेज मुझे क्या बताएगा, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ये सेट फ्लैश डेटा होगा। और जैसे ये चल जाए मुझे ये रिडायरेक्ट कर देगा। बट अभी मैं यहाँ पर डेटा को क्या है कि मैं शो नहीं करा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ इंसर्ट करा रहे हैं अभी के लिए, हम बाद में जैसे ही हमारे पास ई कॉमर्स का फ्रंट पार्ट खत्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर डेटा को शो भी कराएंगे, या कुछ चीज़ों को मैं तो यहाँ पर शो कराने ही वाला हूँ, बट कुछ चीज़ें अभी यहाँ पर शो नहीं करा रहा हूँ। कैटेगरी इतनी इंपॉर्टेंट है बट मैं उनको शो नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ आपको प्रोडक्ट ही शो कराऊंगा यहाँ पर अभी के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली हो चुका है। तो ये वापस से हम किस पेज पे इसको रिडायरेक्ट कर देंगे, इंडेक्स पे। तो यहाँ पर फंक्शन होगा कैटेगरी, यहाँ पर हम डायरेक्ट ही कंट्रोलर को फिर से कॉल कर देंगे। तो अगर ये कॉल होएगा तो कैटेगरी पे फिर से वापस आ जाएगा, इसी पेज पे व्यू करेगा कैटेगरी को। एल्स मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा नहीं, क्योंकि जब इंसर्ट होना ही होना है वहाँ पर तो अब कोई एरर आने ही नहीं वाला। तो रिडायरेक्ट कर देगा मुझे ये कैटेगरी पे। रिडायरेक्ट का मतलब किस कंट्रोलर पे आप रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर कैटेगरी कंट्रोलर पे कर दिया। अब कैटेगरी कंट्रोलर पे अगर रिडायरेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर इंडेक्स फंक्शन तो कॉल होना ही होना है, तो रिडायरेक्ट कर देगा कैटेगरी पे। और कैटेगरी के पेज पे चलते हैं हम। इस पेज के ऊपर एक कंडीशन बना देंगे जो मैंने आपको बताई थी एक बार, इफ कंडीशन फ्लैश डेटा वाली वीडियो में। तो $this सेशन गेट कराएंगे उसको, तो यहाँ पर सिर्फ फ्लैश डेटा लिखेंगे जब लेते हैं तो हम वापस। तो फ्लैश डेटा यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद अगर ये एग्जिस्ट करता है हमारे पास फ्लैश डेटा तो मुझे क्या करके देगा, अगर ये फ्लैश डेटा एग्जिस्ट करता है तो एक अलर्ट बना के देगा मुझे। तो मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप का अलर्ट ले लूँगा। पहले PHP बंद करते हैं और यहाँ पर लिखता हूँ मैं डिवीजन की क्लास अलर्ट, और अलर्ट यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास सक्सेस का अलर्ट आ जाएगा। और इस अलर्ट को बंद करके मैं इसके अंदर वो मैसेज को पास करा दूंगा। यही मैसेज है हमारे पास फ्लैश डेटा वाला। चलते इसको कॉपी करके करते पेस्ट, फिर से यहाँ से इसके अंदर PHP स्टार्ट करते हैं। मैं डायरेक्ट वाली PHP स्टार्ट कर रहा हूँ, इको वाला जो मैंने आपको बता रखा है। अब इसके अंदर वो मेरा जो फ्लैश डेटा था उसका वेरिएबल पहला, जो उसका पहला पैरामीटर था सक्सेस मैसेज। अब चलते हैं यहाँ से, मैं यहाँ पर करता हूँ इसका रिफ्रेश। तो जैसे ही मैंने इसको करा तो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो अब अगर मैं कोई और कैटेगरी डाल रहा हूँ डेस्कटॉप के अंदर, माउस की कैटेगरी, और इसको कर देते हैं एक्टिव, सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। चलते हैं ब्राउज पे, तो यहाँ पर दोनों आ चुकी है। वो 2 बार गई थी क्योंकि हमने उसको रिफ्रेश करा था पेज को। तो डेस्कटॉप आ चुकी है, माउस आ चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी पेरेंट कैटेगरी कैसे जाएगी। तो जब हमारे पास कोई भी कैटेगरी जारी है तो पहली बारी में वो पेरेंट कैटेगरी इसलिए हुई है, ये शॉर्ट तरीका है। बट जैसे अगर आप बिगिनर एज अ बिगिनर आप लेते तो आपको 2 टेबल बनवाई जाती है कि भाई कैटेगरी की टेबल अलग है और सब कैटेगरी की टेबल अलग है। बट मैं आपको ऐसे यहाँ से एडवांस स्टार्ट कर रहा हूँ कि एक ही टेबल के अंदर किस तरीके से हम सब कैटेगरीज और मेन कैटेगरी को लेकर आते हैं। तो ये होता है हमारे पास पेरेंट कैटेगरी। अगर ये ब्लैंक है तो हम इस वाली कैटेगरी को पेरेंट कैटेगरी मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसकी कोई पेरेंट कैटेगरी नहीं डाली तो यही मेरी पेरेंट कैटेगरी बन जाती है। अब ये पेरेंट कैटेगरी कैसे बनी है, जिसका भी यहाँ से पेरेंट कैटेगरी ब्लैंक है तो यही पेरेंट कैटेगरी मानी जाती है।
अगर अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से सब कैटेगरी बनेगी। तो अब जितनी भी कैटेगरीज आ रही है मेरे पास वो मुझे यहाँ पर शो करानी पड़ेगी जो पुरानी कैटेगरीज है। मान लो अगर मैंने अब माउस लिया है तो माउस की पेरेंट कैटेगरी क्या होनी चाहिए थी, डेस्कटॉप, बट वो तो मुझे यहाँ पर दिख नहीं रही है, तो मुझे यहाँ से प्रिंट करानी पड़ेगी उसको। तो कैटेगरी मॉडल में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो सारी कैटेगरीज को लेकर आऊँगा। तो पब्लिक फंक्शन ऑल कैटेगरी नाम से एक फंक्शन बना लिया, ऑल कैटेगरी नाम से फंक्शन बना लिया, और ये क्या करेगा, मुझे सारी कैटेगरीज को ला कर देगा। तो यहाँ से इसी कोड को मैं यहाँ से कॉपी नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ लिखकर। तो जहाँ पर वेयर कंडीशन हम लगाएंगे कि जहाँ पर स्टेटस 1 है सिर्फ वही कैटेगरी मुझे लेकर आए, अगर किसी ने बंद कर रखी है तो वो नहीं आए। तो जहाँ पर स्टेटस 1 है वही कैटेगरीज की टेबल मुझे यहाँ से ला कर दे सारी। तो यहाँ पर इस टेबल के अंदर से मुझे सारा डेटा चाहिए। कैसे चाहिए, इफ़ $q के अंदर कोई रो एग्जिस्ट कर रही है, नम अंडरस्कोर रोज फंक्शन लगाना है कोऑर्डिनेटर का, अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो मुझे रिटर्न करके दे दे क्या, इस $q में से रिजल्ट। आप रिजल्ट एरे कर सकते हो, रिजल्ट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट में चाहिए तो आपको, तो यहाँ से वो रिजल्ट मुझे निकाल कर दे दे अगर मुझे सारी कैटेगरी चाहिए तो। यहाँ पर ऑल कैटेगरी नाम का फंक्शन है, कंट्रोलर में आते हैं और इस व्यू वाले पेज पे जो व्यू करा रहा है यहाँ से एक वेरिएबल बनाते हैं डेटा नाम से, और इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, कैटेगरीज। यहाँ पर कैटेगरीज पास कर दूंगा जो भी हम यहाँ से ले रहे हैं। ले कहाँ से रहे हैं, $this कैटेगरी मॉडल, कैटेगरी मॉडल के अंदर ऑल कैटेगरीज नाम का फंक्शन है, ये सारी वैल्यूज को लेकर आ रहा है। यहाँ पर हम पास कर देंगे एज अ वेरिएबल, डेटा के अंदर आया। अब इस कैटेगरीज के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी कैटेगरीज आ रही हैं ऑलरेडी। तो चलते हैं एक बार कैटेगरी के पेज पे, और यहाँ पर जो हमारे पास कैटेगरी था पेरेंट कैटेगरी को सिलेक्ट करने का, तो इसके सिलेक्ट के ऑप्शंस के अंदर मैं यहाँ पर फॉर ईच चला दूंगा ताकि वो सारी कैटेगरीज को प्रिंट करा दे। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ PHP को बंद, PHP स्टार्ट। अब इसके अंदर का ऑप्शंस की वैल्यू को यहाँ से करते हैं कॉपी पेस्ट, फिर से यहाँ पर हमें PHP को बंद करनी पड़ेगी, और इस ऑप्शन की वैल्यू कहाँ से आएगी, जो हमारे पास कैटेगरीज नाम से अभी मैंने वो फैच कराई वैल्यू, उसको एज $cat मैंने यहाँ से लिया कैट। अब PHP फिर से लगा रहा हूँ, तो $cat के अंदर कैटेगरी की आईडी आ जाएगी, और इसी चीज़ को मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट की जगह क्या लिख दूंगा, कैट अंडरस्कोर नेम। तो जितने भी कैटेगरीज का नेम है वो आ जाएगा, सिलेक्टेड हट जाएगा। चलते एक बार ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ और पेरेंट कैटेगरी के अंदर देखता हूँ तो डेस्कटॉप और माउस आ रही है मेरे पास। तो अब इसमें मुझे डिफाइन कैसा होगा कि पेरेंट कैटेगरी कौन सी है। मैं अभी के लिए यहाँ से ये माउस को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि माउस एक सब कैटेगरी बन जाएगी। तो पेरेंट कैटेगरी वही पेरेंट कैटेगरी होती है जिसका पेरेंट कैटेगरी यहाँ पर नल होता है, ब्लैंक होता है। तो मैं यहाँ से कंडीशन लगाऊंगा कि मुझे सिर्फ वही कैटेगरी दो जहाँ पर स्टेटस 1 हो, और मल्टीपल वैल्यूज लगाते हैं यहाँ पर, तो एज एन एरे कर देते हैं इसको, यहाँ पर स्टेटस 1 हो, और दूसरी कंडीशन क्या हो, जिसकी पेरेंट आईडी नल हो, मतलब ब्लैंक हो, जिसकी पेरेंट आईडी ब्लैंक हो वो मुझे यहाँ पर सिर्फ कैटेगरी लाकर दे दे। चलता हूँ एक बार ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ तो सिर्फ मेरे पास डेस्कटॉप आ रही है। अब अगर मान लो इसी डेस्कटॉप को मैं कर देता कॉपी, और इसका मैं कर देता डेस्कटॉप सेकंड नाम से मैंने इसको बना दी, और इसकी पेरेंट कैटेगरी के अंदर कुछ भी डाल दूंगा, और चलता हूँ ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे सिर्फ वही दिखेगी जो पेरेंट कैटेगरी है। पेरेंट कैटेगरी कौन सी होती है, जिसका यहाँ पर पेरेंट कोई भी नहीं होता, नल होता है। तो अब मान लो नई आईडी बना रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर पेरेंट आईडी मान लो मैंने डेस्कटॉप सिलेक्ट करी। अब डेस्कटॉप के अंदर क्या क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आ सकता है कीबोर्ड, तो कीबोर्ड को मैंने सिलेक्ट करा, एक्टिव करा, सबमिट पे क्लिक करा, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। यहाँ पर आते हैं ब्राउज पे चेक करते हैं। अब इसकी पेरेंट आईडी क्या होगी, तो पेरेंट आईडी क्या होगी, जो डेस्कटॉप की आईडी है वही तो इसकी पेरेंट आईडी होगी, तभी तो ये कीबोर्ड की आईडी बने, कीबोर्ड की खुद की आईडी होगी। अब इसका पेरेंट हमें कैसा पता चलेगा कि ये किसके अंदर आ रही है, तो उस कैटेगरी की आईडी हम इसकी पेरेंट आईडी में डाल देते हैं। चलते हैं ब्राउजर पे फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ डेस्कटॉप ही आएगा, क्योंकि इसका तो यहाँ पर कोई पेरेंट ही नहीं था, बट इसका यहाँ पर पेरेंट है। तो अब मैं यहाँ पर क्या बना दूंगा, एक और कैटेगरी बना देते हैं जिसका कोई पेरेंट नहीं होगा, यही पेरेंट है। तो लैपटॉप होगी ये कैटेगरी, सिलेक्ट करता हूँ एक्टिव, सबमिट,
ब्राउजर पे आता हूँ, यहाँ पर आता हूँ तो इसका कोई पेरेंट नहीं है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ तो लैपटॉप है, डेस्कटॉप इसकी पेरेंट कैटेगरी हो गई। अब लैपटॉप के अंदर क्या आता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नोट बुक। स्टेटस पे आता हूँ, एक्टिव करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ तो अब इसकी ये पेरेंट कैटेगरी हो गई कि नोटबुक सब कैटेगरी हो गई और इसका पेरेंट क्या है, लैपटॉप के अंदर यहाँ पर नोटबुक आती है, क्रोम बुक आती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा कि कैटेगरीज हम यहाँ पर किस तरीके से इंसर्ट करा रहे हैं टेबल में, और यहाँ पर पेरेंट कैटेगरी को भी सिलेक्ट कराकर हम रख रहे हैं कि भाई ये हमारी पेरेंट कैटेगरी होगी, अगर ये नहीं है तो हम कैटेगरी का नेम डालें, वो मेरी पेरेंट कैटेगरी बन जाए। तो अगर कुछ भी डाउट रहेगा गाइस मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।